हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। आज उसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे लाइफ में क्या क्या रोल है। तो बेसिकली इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि ये एक तरह से हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और एक तरह से ये हमारे फो हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारे दोस्त हैं या यूज़फुल हैं हमारे लिए। तो कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका उपयोग हम कर सकते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इन सब चीज़ों को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। अल्कोहल के प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन में, उनको मैन्योर में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। और इस तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स, जो वैक्सीनेशन की बात हमने की थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से पॉसिबल है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाए जाते हैं। बहुत तरह तरह की दवाइयाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाई जाती है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हेल्प करती है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में। साथ ही साथ मैन्योर बनाकर भी ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करती है, हेल्प करती है। तो इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसी तरह से जो कुछ फूड आइटम्स हैं जो बहुत प्लफ़ी होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, लाइक इडली, डोसा, ढोकला, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इन सब को जो खमीर हम बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो ओवरनाइट हम उसमें मिक्स करके रखते हैं। जैसे यहाँ आपके डायग्राम दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, तो इसमें डो जो है मैदा और ईस्ट को मिलाया गया है और 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि वो फूल जाता है, प्लफ़ी हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ईस्ट है वो इसमें मैदे में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको यूज़ करके CO2 प्रोड्यूस करता है। जो ये CO2 जो है हमारे फूड को प्लफ़ी बना देता है। एज़ यू कैन सी, रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस है जो ईस्ट के माध्यम से हमें प्लफ़ी खाना मिलने में या जो स्पॉन्जी फूड है वो मिलने में हमें आसानी होती है, चाहे वो ब्रेड हो, केक हो, एक्सेट्रा। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होता है। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में स्टार्च से हम जानते हैं कि हम बोलते हैं अंगूर या महुआ, ऐसे जो मीठे फल होते हैं, ऐसे फल जिनमें शुगर या स्टार्च पाया जाता है, उनका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन की ये प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से की जाती है। जैसे शुगर और जाइमेज एंजाइम वहाँ पर काम करती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। ग्लूकोज में इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज शुगर कन्वर्ट होता है पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, फिर वो ग्लूकोज जो है इन्वर्टेज की मदद से, एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ईस्ट प्रोड्यूस करता है और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो अभी हमने एक रिएक्शन की बात की थी, डो का प्लफ़ी या फिर स्पॉन्जी बन जाने की जो प्रोसेस हमने दिखाई थी। तो इस तरीके से शराब बनाने की जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग है, जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब मेडिसिनल यूज़, ये भी हम बात कर चुके हैं। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, लार्ज स्केल पर इंडिया में ये चल ही रहा है। कल ही डिक्लेरेशन हुआ है कि 18 साल या उससे अधिक के एज ग्रुप वालों को भी अब वैक्सीनेशन 1 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। तो चाहे ये वैक्सीन हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, इनके प्रोडक्शन में भी अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजा, इनका यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि वैक्सीन तो हम पहले समझ चुके हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आपस में फ़ाइट चलती है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। जैसे हम देखते हैं जंगल में एक एनिमल दूसरे एनिमल की जगह पर आता है, तो दूसरा एनिमल उसे कोशिश करता है, उनका ग्रुप कोशिश करता है कि उनकी जगह दूसरे एनिमल्स को नहीं मिले। हम बहुत आसानी से हमारी गलियों में डॉग्स में भी फ़ाइट होती है स्पेस को लेकर, देखते ही हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये होता है। तो एंटीबायोटिक्स एक्चुअली क्या है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस किया हो गया वो मेटाबॉलिक सब्सटेंस है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई होता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था
और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था कि उन्होंने एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद देखा कि उन्होंने कि ये कंटामिनेटेड हो गया और उसी प्लेट पे कुछ फंजाई ग्रो हो रहा है। लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने देखा कुछ दिनों बाद कि बैक्टीरिया की कॉलोनी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और फंजाई की कॉलोनी बढ़ती जा रही है, वो ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से। तब उन्होंने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को किया और अंततः उन्होंने पाया कि फंजाई कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जब इनको ऐसी कंडीशन लगती है कि उन पे अटैक हो सकता है या उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से खतरा है, तब वो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। यहीं से एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, तो कुल मिला के लिविंग बींग्स के अगेंस्ट। तो ये जो दवाई है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस की गई केमिकल्स हैं। और बाद में जब इनको सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जाता है, वंस हमने इसको नेचर से गेन कर लिया, फंजाई से गेन कर लिया, तो उसके बाद उसे लैब्स में भी प्रोड्यूस किया जाने लगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स का भी होता है और वैक्सीन का भी होता है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में भी वैक्सीन के बारे में ही बात चल रही है। अब वैक्सीन कैसे काम करता है ये भी हम समझ चुके हैं कि ये एक तरह का डमी फाइट है बिटवीन द इम्यून सिस्टम एंड द वायरस। तो जैसे हम पोलियो के बारे में हमने उस दिन बात की थी कि पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं तो उसमें पोलियो वायरस ही होता है, लेकिन वो पोलियो वायरस ऐसी कंडीशन में होता है कि वो हमें हमारे अंदर बीमारी नहीं पैदा कर सकता, लेकिन क्योंकि वो बाहर का है तो हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर होगा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लगेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ओरिजिनल या फिर एक्चुअल कंडीशन में पोलियो वायरस एंटर होगा हमारी बॉडी में, तो फिर उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होगा। हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं तो वो उस वायरस को किल कर देंगे। वैक्सीन के लिए एक स्पेशल यूट्यूब वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अलावा, तो वैक्सीन को स्पेसिफिकली आप उससे समझ सकते हैं। तो इसके बाद आखिरी जो विषय है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है लेगुमिनस प्लांट का, लेग्यूम्स का, ठीक है। तो उनके रूट्स में हमें इन रूट नोड्यूल्स दिख रहे हैं। इन रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। तो वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करता है और प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल जाता है और प्लांट इसके बदले में इन बैक्टीरिया को अपने रूट्स में रहने के लिए जगह देता है और खाना देता है। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो और लेगुमिनस प्लांट आपस में सिम्बायोसिस करके एक दूसरे की मदद करके ज़िंदा रहते हैं और एक दूसरे की मदद से ग्रो करते हैं। तो ये हो गया कि किस तरीके से ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो नाइट्रोजन को फिक्स करके भी। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमने बात की डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो ऐसे सभी वेस्ट मटेरियल जो किसी प्लांट से या जंगल में गिरते हैं उसको वापस से वो डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अब क्लींजिंग दी इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखते हैं, अभी हमने बात की। हम देखते हैं कि कहीं रास्ते पर या रास्ते के किनारे पर कोई चिड़िया मर गई है या फिर कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है। तो कुछ तो दूसरे जो कार्निवोर्स हैं वो उसे खा लेते हैं और उसके बाद फिर वल्चर या फिर जो डिकम्पोजर्स की हम बात करते हैं, है ना, वो लोग भी उसको ख़त्म करते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया का सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम जिनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो होते हैं, तो वो इस तरह के वेस्ट मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को एनवायरनमेंट से ख़त्म करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट हमारा साफ़ होता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट की क्लिनजिंग में भी हमारी मदद करते हैं। इसमें दे रखा है एनारोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड the animal dung into biogas and the leftover slurry can be used as manure। तो इस तरीके से भी कि जो काऊ डंग है उसका उपयोग बैक्टीरिया किस में करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जहाँ एयर नहीं होती। तो आपने बायोगैस चैम्बर्स के बारे में सुना होगा, उसमें भी ऐसा ही होता है कि काऊ डंग के स्लरी को डाला जाता है और बायोगैस प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया की मदद से, एनारोबिक डिग्रेडेशन की मदद से, एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से। वो बायोगैस हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और जो वेस्ट बचा रहता है इस प्रोसेस के बाद उसका उपयोग करते हैं हम मैन्योर बनाने में, उससे हमें मैन्योर भी मिलता है।
तो ये कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है. दिस विल बी योर होमवर्क. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट promote the formation of curd. Name the antibiotics and its source discovered by Alexander Fleming. ये जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको सॉल्व करना है. इसी में से आंसर्स मिलेंगे आपको जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं. ओके देन, टेक केयर, बाय बाय. हमारा इस वीक का मोरल मंत्रा है हाउ टू सेव वाटर. पानी को कैसे बचाएं. तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे कुछ कपड़े जो रेगुलर धोने होते हैं